नमस्कार, द कलंदर पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हमारी खास मुहिम में आज हमारे साथ हैं राजस्थान हाई कोर्ट में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं डॉक्टर विभूति भूषण शर्मा जी। डॉक्टर विभूति भूषण शर्मा जी राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नए जजेज के लिए सरकार की यहाँ अपना कॉलेजियम की सिफारिश की है। लंबे अरसे से हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट्स में जजेज की कमियां रहती रही हैं, जिससे नई प्रणाली कहीं न कहीं बाधित होती रही है। तो हम बात करेंगे कि विधायिका और जो कोर्ट्स है उसके दोनों को किस तरीके से काम करना चाहिए कि नई प्रणाली जो है सुचारू रूप से काम करती रहे और पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय मिले। सर, रिसेंट जस्टिस मुहिम में आपका बहुत खास अभिनंदन है। आप राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं और फिलहाल सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आप अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। आप एक तरीके से न्यायपालिका के भाग तो हैं ही, सरकार के भी आप एक अभिन्न अंग इस समय हैं। सर, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स में जजेस की काफ़ी संख्या में भारी कमी है सर। इससे न्याय प्रणाली बहुत तरीके से बाधित हो रही है सर। लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है और कई दफ़ा तो आदमी का पूरा जीवन गुजर जाता है और उसे न्याय नहीं मिल पाता है सर। तो जजों की भारी जो कमी है, इस पर सरकार का जो रवैया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे इसके लिए चुना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जजेस की कमी नहीं है। जैसे आज की तारीख में एक पद ही वैकेंट है और पिछले 4-6 महीने में जो वैकेंट हुए अभी उन्होंने रिसेंटली उसके लिए कॉलेजियम हो गया है। समस्या हाई कोर्ट्स में है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ 50 जजेस की सीट्स हैं और अभी मेरे हिसाब से 21 या 22 जजेस काम करते हैं। और इससे ज़्यादा गंभीर समस्या नीचे के कोर्ट्स की है, क्योंकि मुकदमों का अंबार है, नीचे सेंक्शनड पोस्ट कम है। डिस्ट्रिक्ट जजेस के नीचे जो जिला न्यायालय होता है उसके अंदर म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट से लेकर या एडी जजेस तक, और हाई कोर्ट के अंदर भी करीब 25 जजेस, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में भी करीब 50% पोस्ट खाली है, पद खाली है। तो एक जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें नाम भी रिकमेंड है यहाँ से हो चुके हैं, कुछ जजेस के नाम अभी तक विचाराधीन है और आज की तारीख में उनको लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। प्रक्रिया इतनी लंबी है कि इस कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। उसमें मुख्य दोष मैं मानता हूँ कि कॉलेजियम का ना होके सरकार, केंद्र सरकार का होता है, क्योंकि हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति में केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं होती है, लेकिन उसको जल्दी और देरी करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, स्पेशली लॉ डिपार्टमेंट की या होम डिपार्टमेंट जो आईबी कराता है थ्रू लॉ डिपार्टमेंट, तो वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट नहीं करते टाइम पे, इसलिए वो पेंडिंग रहता है। कुछ कॉलेजियम विभिन्न कारणों से सुप्रीम कोर्ट में भी लेट हो जाता है, जिस कारण हाई कोर्ट जजेस के अंदर नियुक्ति नहीं हो पाती है। लेकिन आपने जो बात की, मुकदमों का अंबार है और न्याय देर से मिल रहा है, उसका एक कारण ये है कि नीचे आपको जो जुडिशल पोस्ट हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट्स हैं, इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जितने मुकदमे उसके एवरेज में जजेस की कमी है और वो सेंक्शन पोस्ट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का काम है। दरअसल सरकारों की प्राथमिकता न्यायपालिका है ही नहीं। जब तक सरकार न्यायपालिका को प्राथमिकता नहीं देगी तब तक ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। आज पूरे देश में लगभग 3.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। राजस्थान के अंदर भी शायद 3-3.5 लाख मुकदमे लंबित हैं और जजेस बहुत लिमिटेड संख्या में काम करते हैं। तो जजेस तो अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वकील भी अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन मुकदमों का नंबर, एक बार मुकदमे की सुनवाई होगी तो उसकी तारीख लंबी जाती है। लंबी तारीख जाने का कारण ये है कि मुकदमे इतने ज़्यादा है कि ऑलरेडी पेंडेंसी है। तो जब तक पेंडेंसी खत्म नहीं होगी तब तक नए मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पाती। तो बहुत सारे कारण हैं, मिले जुले कारण हैं। इसमें सरकार का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है कि सबसे पहले तो वो लॉर्ड जुडिशरी में संख्या बढ़ाए, मजिस्ट्रेट और जो एडीजी और एसीजेएम के पद हैं उनकी बढ़ाए। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी मुझे लगता है कि 50 पद भी कम है। मैं राजस्थान की बात करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में भी हाई कोर्ट जजेस की संख्या कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए और केवल बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, वो हमेशा उस पर जजेस काम करते रहे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके इस समस्या का समाधान होगा। अदरवाइज वर्तमान संख्या में जो जजेस हैं इनसे समाधान नहीं होगा। सर, क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो सेवानिवृत्ति का जो आयु है उसे बढ़ाया जाना चाहिए सर?
हाँ, इस पे काफ़ी लंबे समय से विचाराधीन है मामला। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट में तो आजीवन के लिए सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त होता है, लेकिन चलिए उस प्रणाली पे भी हम नहीं जाते। तो यहाँ पे हाई कोर्ट जजेस की संख्या की एज लिमिट 65 कर देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जज की 70 ईयर कर देनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। इवन डिस्ट्रिक्ट जज की आयु भी है ना 62 कर देनी चाहिए। डॉक्टर्स की तो कर ही रखी है, बल्कि जितना ज़्यादा अनुभवी जज होगा उतना ज़्यादा अच्छा निर्णय आएगा। सर, स्वतंत्र भारत से अब तक अगर देखा जाए तो कुछ एक परिवारों का न्यायाधीश के तौर पर दबदबा रहा है, तो क्या इस सिस्टम में ये चीज़ है कि एक न्यायाधीश का जो भी रिश्तेदार होता है या उनके बच्चे जो लोग होते हैं आगे जाकर वही न्यायाधीश बनते हैं, क्या यहाँ पर न्याय है या फिर क्या है सर? अभी इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। जो लोग आ रहे हैं वो मेरिट पे आ रहे हैं। ये आप कह सकते हो कि जज के बच्चे का इंक्लिनेशन बचपन से लॉ में होता है, तो वो बचपन से ही उस फील्ड में काम करता है, तो उसको उसका जो क्या कहते हैं उसको, उसका एक तरह से माहौल ऐसा होता है बचपन से लेकर और युवा अवस्था तक कि वो वकालत में इतना रच बस जाता है, इतना अच्छा वकील हो जाता है कि उसको न्यायपालिका चुनती है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, क्योंकि उसका बचपन से ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि उस एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को ज़्यादा सूटेबल फील करता है। इसी तरह से इसको ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि ये भाई भतीजावाद है या किसी तरह का फेवरेटिज्म है। सर, समाचार पत्रों की कतरन मात्र को देखने भर से जजेज स्वतः संज्ञान लेते कई बार देखे गए हैं। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने चीफ जस्टिस ने महज 1-2 रोज पहले ये कहा है कि पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, वो जो कॉलेजियम का जो एक सिस्टम है वो एक न्यायिक पवित्र ये जो है प्रक्रिया है, तो इसको अपने हिसाब से एक आकलन के अंदाजे मात्र से कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करे। तो कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जो खबर बनती है उससे इस प्रक्रिया में एक मानसिक तौर पर उनको दबाव होता है कि नहीं होता है सर? क्या न्यायपालिका में न्यायाधीश के दिमाग में जो अखबार या सोशल मीडिया का जो एक पब्लिक का एक माहौल होता है सर, उसको लेकर कहीं न कहीं इनको दिमाग में कोई संकोच या उनके फैसलों में कोई इंटरफेयर होता है कि नहीं होता है सर? देखिए, जजेस भी मानव स्वभाव से जुड़ा हुआ आदमी होता है, समाज से निकला हुआ आदमी होता है, तो कहीं ना कहीं अखबार की न्यूज़ से प्रभावित तो होते हैं। लेकिन किसी विद्वान ने कहा था कि जजेस को अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, कि अखबार पढ़ के धारणाएँ बनती हैं। तो ठीक है, सही मायने में तो आज अगर देखा जाए तो पत्रकारिता अपने सही मूल्यों पर नहीं है। पत्रकारिता जो मीडिया ट्रायल कर रही है वो बिल्कुल गलत है। पत्रकारिता का काम विचार बनाना नहीं है, ना विचार थोपना है, उसका काम है केवल न्यूज़ देना। वो आज की तारीख में आप देख रहे होंगे, चाहे अखबार पढ़ते हो चाहे या टीवी देखते हो, तो वो अपना विचार और अपना जो आइडियोलॉजी है वो अपने पाठकों पे थोपने का प्रयास करती है। तो वो एक गलत परंपरा है। वो पत्रकारिता की जो शैली है उस पर लगनी चाहिए। पत्रकारिता को विश्लेषण करना चाहिए, आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है कि पत्रकारिता किस तरह से हो। अभी एक किस्सा है, मुझे ध्यान है कि ब्रिटेन में BBC न्यूज़ चैनल का किस्सा है कि एक युद्ध को कवर करने एक पत्रकार गया, तो उसमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का कोई डिस्प्यूट था। तो जब उसने एंकरिंग की तो उस पत्रकार ने कहा कि जो BBC का पत्रकार था कि हमारे देश की सेना ने ऐसा कर दिया। तो BBC ने उससे रेजिग्नेशन मांग लिया, ये कहते हुए कि हमारे देश की सेना क्या होती है, आप एक न्यूज़ एजेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप न्यूज़ एजेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको न्यूट्रल होना चाहिए, उससे वहाँ आपका कोई देश नहीं होता है। आज क्या हो गया है कि एक तरह से टीवी पे देखो तो आप राष्ट्रवाद की लड़ाई चल रही है, धर्मवाद की लड़ाई चल रही है, मैं हिंदू तू मुसलमान, इवन पत्रकार ये बात कर रहे हैं। और जिस तरह से कोई भी स्कैंडल होता है देश में या कोई घटना होती है, रेप स्कैंडल होता है, उसमें कभी कभी विक्टिम को मलाइन कर दिया जाता है, उसके परिवार को मलाइन कर दिया जाता है, या एक्यूज्ड के अगर पॉलिटिकल अप्रोच वाला एक्यूज्ड है तो उसके बचाव में पत्रकारिता उतर जाती है। तो निश्चित रूप से जनमानस को प्रभावित करती है पत्रकारिता, लेकिन इसके पीछे जो बेसिक कारण है वो पत्रकारिता में जो बेईमानी आई है, पत्रकारिता में जो व्यापार आया है या जो व्यापारिक घरानों के अंडर कंट्रोल रही है पत्रकारिता, वो एक बड़ा कारण है। और कुछ इसमें राजनीतिक दखल का बहुत बड़ी भूमिका है। सर, कई बार पीड़ित पक्ष बहुत कुछ नुकसान भोगता है और जो दोषी जो होता है उसको
कानूनी व्यवस्था या फिर कोर्ट, मतलब पूरे प्रकरण में दोषी कोई होता ही नहीं है सर। तो न्याय कहीं ना कहीं गुम होता है सर। पीड़ित अपनी कई बार तो अपनी जान भी गंवा देता है, लेकिन उसका दोषी कोई है नहीं, किसी को सजा मिल ही नहीं पाती। तो ये जो न्याय है सर, उस व्यक्ति को न्याय कैसे मिले सर? बहुत कुछ आए दिन की खबरें होती हैं कि साहब फला जगह ये हो गया, फला जगह हो गया, लेकिन फाइनली अदालत का फैसला ही रहता है कि साहब इसमें कोई दोषी पाया नहीं गया। आए दिन के छोटे और बड़ा बहुत सारे घटनाक्रम है सर। तो ये जो न्याय जो सर ये गुम है, ये कहाँ कौन होता है सर फिर उस चीज़ में दोषी? देखिए, इसमें न्यायालय का दोष नहीं है। इसमें आप दोष अगर मंड सकते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का दोष कह सकते हैं। कारण न्यायालय के सामने जो तथ्य और सबूत और जो एविडेंस लाई जाती है, विटनेसेस लाए जाते हैं, न्यायालय फैसला उसके ऊपर करता है। अब ये जो खामियां हैं ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से आती है, जिसको आप पुलिस भी बोल सकते हैं, जिसको अन्य जो संस्था है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उनकी तरफ से कमियां होती हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कमी होती है, या फिर समाज की कमियां हैं। समाज में जो आज की तारीख में गवाह है, जो विटनेसेस होते हैं, वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो कोर्ट तो ज़बरदस्ती कर नहीं सकता। ऐसी अवस्था में अभी एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी राजस्थान सरकार ने भी लागू की है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अन्य स्टेट्स ने भी उसको लागू की है कि जो विटनेसेस हॉस्टाइल होते हैं उनको कैसे रोका जाए, या जो विटनेस डरता है उसको कैसे रोका जाए। तो इसमें दोष न्यायालय को नहीं दिया सकता। न्यायालय के सामने तो जो चीज़ आ रही है वो करेगा। अगर न्यायालय को कोई दोषी नहीं दिख रहा है या कोई एविडेंस नहीं नज़र आ रही है तो उसको दोष मुक्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था इसी तरह की है। तो दोष या तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है, या जो हमारे समाज के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, वो अपना दायित्व नहीं निभाना चाहते, अपने कर्तव्य से भागते हैं, इसलिए समस्या उत्पन्न होती है। सर बार और बेंच के टकराव तो आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन बार और बेंच के मधुर संबंध किस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं तो समय पर लोगों को न्याय मिले सर? ये एक पारिवारिक झगड़ा है, और पारिवारिक विवाद क्या, ये इसको आप विवाद भी नहीं कह सकते, झगड़ा भी नहीं कह सकते, क्योंकि बेंच और बार में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। कोई पर्टिकुलर इशू पे आके एक दूसरे से सहमति हो जाती है और वो वापस उसी तरह से होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो जजेस हैं वो भी बार के सदस्य रहे होते हैं अधिकांश उनमें से। तो वो कोई विवाद का विषय है नहीं। वो कभी कभी एक कन्फ्रंटेशन होता है, लेकिन वो कन्फ्रंटेशन ऐसा नहीं है कि वो दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। वैचारिक कन्फ्रंटेशन हो जाता है कभी कभी, और उसका तुरंत समाधान भी निकल जाता है। तो एक पारिवारिक मामला है सर। एक अधिवक्ता ताउम्र लोगों के लिए, उनके हक के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। तो कहीं ना कहीं एक अधिवक्ता के भी अपने एक अधिकार होते हैं कि वो सुरक्षित रहते हुए अपने इस काम को, इस सेवा को निरंतर जारी रख सके। तो एक बैक ऑफ होकर एक अधिवक्ता अच्छे से काम कर सके न्याय के लिए। तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन जो बिल है सर, वो बहुत ज़रूरी है सर। और आप एक सरकार के प्रतिनिधि भी इस समय हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? अधिवक्ता को भी सर एक न्याय मिलेगा इस चीज़ से? राजस्थान सरकार ने अभी ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया है, और इस सौभाग्य की बात है कि मैं उस मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर था जो मैनिफेस्टो लिखा गया था, और उसमें राज्य सरकार जो वर्तमान सरकार है इसके मैनिफेस्टो में प्रावधान था कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन अधिनियम लाया जाएगा, और उसका ड्राफ्ट उन्होंने तैयार करके बार एसोसिएशंस को भेज भी दिया है, बार काउंसिल को भी भेज रखा है, और बहुत जल्दी हो सकता है आगामी विधानसभा सत्र के अंदर संभव है कि वो एक्ट लागू हो जाए। देखिए, जो वकील होता है उसके सामने बड़ी समस्या होती है कि वो अपराधियों के मुकदमे भी लड़ता है और अपराधियों के खिलाफ भी लड़ता है। तो जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ अगर आप मुकदमा लड़ रहे हो तो निसंदेह कई बार उसकी जान को खतरा होगा, या बहुत बड़े बड़े पैसे के मामले होते हैं, मुकदमे होते हैं, अरबों रुपये के मुकदमे होते हैं। उसमें भी अगर अधिवक्ता अच्छी पैरवी कर रहा है तो सामने विपक्ष का जो पार्टी है वो कोई भी दुर्घटना कारित कर सकता है उस वकील से। तो निश्चित रूप से अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की आवश्यकता है, और अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन होना भी चाहिए, जजेस को भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। पिछली बार आपने देखा कि अभी रिसेंटली झारखंड के अंदर एक जज साहब की हत्या कर दी गई गाड़ी चला के। उस पर काफ़ी सीरियस सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यू लिया है, हाई कोर्ट ने भी इस पर काफ़ी सीरियस व्यू लिया है। तो जजेस और स्पेशली वकील दोनों के लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं राजस्थान सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पर पहल की। ड्राफ्ट पेंडिंग है और बहुत जल्दी हो सकता है ये बिल लागू होगा। सर आपने रिसेंट जस्टिस हमारे कैंपेन को सपोर्ट किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया इसके लिए। और ये है राजस्थान के सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त अधिवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं डॉक्टर विभूति भूषण शर्मा जी।
राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने जाने वाले डॉक्टर विभूति भूषण शर्मा जी न सिर्फ एक अच्छे अधिवक्ता ही हैं, बल्कि एक श्रेष्ठ नेक दिल इंसान भी हैं, कवि हैं, लेखक हैं और स्तंभकार भी हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे कैंपेन को सपोर्ट किया और एक न्याय के लिए जो एक मुहिम है उसको आपने मार्गदर्शन किया, राह दिखाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।